मित्रों नमस्कार। मैं नाथ सोनांजलि कथा कहानी और उपन्यास के इस नए अंक के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ रूसी लेखक मैक्सिम गोर्की के लिखे गए उपन्यास माँ का। अब तक मैं इस उपन्यास के भाग 2 तक का वाचन अपने वाचन के पिछले क्रम में कर चुका हूँ। आज लीजिए सुनिए मैक्सिम गोर्की के लिखे गए उपन्यास माँ के तीसरे भाग का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांजलि के स्वर में। अपने पिता के मरने के 2 हफ्ते बाद एक इतवार को पावेल ब्लासोव नशे में चूर घर वापस आया। वह लड़खड़ाता हुआ घर में घुसा और घिसटता हुआ मेज के सिरे वाली कुर्सी पर जा बैठा। बाप की तरह जोर से मेज पर मुक्का मारा और चिल्लाकर माँ से कहा, खाना। माँ बेटे के पास आकर बैठ गई, उसके गले में बाहें डाल दी और उसका सिर अपने सीने से लगा लिया। पर उसने माँ को दूर हटाते हुए चिल्लाकर कहा, लाओ लाओ माँ, जल्दी करो। नादान बच्चे। उसकी माँ ने उदास होकर बड़े स्नेह से उसे अपने साथ सटाते हुए कहा, और मैं तंबाकू के कस्बे लगाऊंगा। मुझे पिता का पाइप ला दो। मुश्किल से अपनी जीभ हिलाते हुए पावेल ने बुदबुदा कर कहा। उस दिन उसने पहली बार शराब पी थी। वोदका से उसका शरीर तो शिथिल हो गया था, पर उसकी चेतना नष्ट नहीं हुई थी और उसके मस्तिष्क में यह प्रश्न रह रह कर उठता था, मैं नशे में हूँ। नशे में हूँ क्या? माँ के स्नेह से उसे झेप महसूस हो रही थी और उसकी आंखों की व्यथा उसका मर्म छू रही थी। उसे रोना आ रहा था और अपने आंसुओं पर काबू पाने के लिए वह सचमुच जितना नशे में था उससे कहीं ज़्यादा जताने की कोशिश करने लगा। माँ उसके पसीने से तर और उलझे हुए बालों को सहलाते हुए धीरे से बोली, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। पावेल को मतली होने लगी। बड़ी कह होने के बाद माँ ने उसे बिस्तर पर लिटा दिया और उसके माथे पर तौलिया भिगोकर रख दिया। इससे पावेल का कुछ नशा उतरा, लेकिन उसके नीचे और आसपास सभी कुछ मानो घूम रहा था। उसकी पलकें इतनी भारी हो गई थीं कि उन्हें खोलना भी कठिन हो रहा था। उसके मुंह का स्वाद बहुत बुरा बुरा हो रहा था। उसने दबी नज़र से माँ के बड़े से चेहरे को देखकर सोचा, मेरा ख्याल है कि मैं अभी बहुत छोटा हूँ और लोग भी पीते हैं, उन्हें कुछ नहीं होता, मगर मेरा जी बुरा हो गया है। कहीं बहुत दूर से उसे अपनी माँ का कोमल स्वर आता सुनाई दिया, अगर तुमने पीना शुरू कर दिया तो मेरा पेट कैसे पालोगे? सभी तो पीते हैं। उसने आंखें कसकर बंद करते हुए उत्तर दिया। माँ ने गहरी आह भरी। ठीक ही तो कहता था। वह जानती थी कि शराब खाना ही तो एक ऐसी जगह है जहाँ लोगों को कुछ खुशी नसीब होती है। फिर भी उसने यही कहा, मगर तुम न पिया करो। तुम्हारे बाप ने हम दोनों के लिए काफ़ी पी ली है। उसके हाथों ही काफ़ी मुसीबत झेल चुकी हूँ। तुम भी अपनी माँ पर तरस नहीं खाओगे? दुख में डूबे हुए ये प्यार भरे उदास शब्द सुनकर पावेल को आभास हुआ कि पिता के जीवन काल में उसने अपनी माँ के अस्तित्व की ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया था। हमेशा बेहद चुप चुप अपनी पिटाई के डर से सहमी हुई। बाप की नज़र से बचने के लिए वह स्वयं भी जहाँ तक संभव होता घर से बाहर ही रहता था और इसलिए अपनी माँ से भी दूर हो गया था। अब नशा कुछ कम होने पर वह गौर से अपनी माँ को देखने लगा। लंबा कद, कुछ झुकी कमर और कठोर परिश्रम तथा पति की मार के कारण बिल्कुल चूर शरीर, वह एक ओर को झुकी हुई ऐसे संभल संभल कर चलती थी मानो हमेशा डरती रहती हो कि कहीं किसी चीज़ से टकरा न जाए। बस्ती की अधिकांश औरतों की तरह भय और व्यथा से भरी हुई उसकी काली आंखें, कुछ कुछ लटकी त्वचा और झुर्रियों वाले चौड़े से लंबोतरे चेहरे को आभा प्रदान करती थी। उसकी दाहिनी भौं पर चोट का एक गहरा सा निशान था, जिसके कारण वह भौं कुछ ऊपर को खींच गई थी और ऐसा लगता था कि उसका दाहिना कान
उसके बाएं कान से कुछ ऊंचा है। इसी कारण उसके चेहरे का भाव ऐसा रहता था मानो वह हमेशा किसी चिंता के कारण सतर्क रहती हो। उसके घने काले बालों में सफेद बालों की धारियां चमकती थीं। वह ममता, उदासी और भीरुता की साकार मूर्ति थी। उसके गालों पर धीरे धीरे आंसू लुढ़क रहे थे। रो नहीं, बेटे ने धीरे से अनुरोध किया। मुझे प्यास लगी है। मैं तुम्हारे लिए बर्फ का पानी लाती हूँ। लेकिन माँ के लौटने से पहले वह सो गया था। वह क्षण भर अपने बेटे को निहारती रही। सुराही उसके हाथ में कांप रही थी और बर्फ के टुकड़े उसमें इधर उधर टकरा रहे थे। सुराही मेज पर रखकर वह चुपचाप देव प्रतिमाओं के सामने घुटने टेक कर बैठ गई। बाहर से शराबियों की आवाजें खिड़की के शीशों से आकर टकरा रही थीं। शरद ऋतु की रात्रि की नमी और अंधेरे में अकॉर्डियन किकिया रहा था। कोई फटी हुई आवाज में गा रहा था, कोई लगातार गंदी गालियां बकता हुआ निकल गया और औरतों की उकताहट भरी झुझलाई हुई आवाजें आ रही थीं। छोटे से वलासो परिवार में जीवन पहले की अपेक्षा अधिक शांति और चैन से, दूसरे घरों की अपेक्षा कुछ अलग ढंग से व्यतीत हो रहा था। उनका घर बस्ती के सिरे पर एक कम ऊंचे मगर बहुत ढालू पुश्ते पर स्थित था। पुश्ता दलदल तक चला गया था। घर के 1/3 हिस्से में रसोई थी। इसी में आड़ लगाकर एक कमरा अलग कर दिया गया था जिसमें मां सोती थी। बाकी 2/3 हिस्सा 2 खिड़कियों वाला चौकोर कमरा था। इस कमरे के एक कोने में पावेल का पलंग था और दूसरे कोने में एक मेज और 2 बेंचें। घर का बाकी सामान यह था: कुछ कुर्सियां, एक नीली अलमारी जिस पर छोटा सा आईना लगा हुआ था, एक संदूक जिसमें कपड़े थे, दीवार पर एक घड़ी और कोने में ताक पर 2 देव प्रतिमाएं। एक नौजवान आदमी से जो कुछ आशा की जा सकती थी वह सब कुछ पावेल ने किया। उसने अपने लिए अकॉर्डियन, कलफदार कमीज, भड़कीली टाई, रबड़ के जूते और एक छड़ी खरीद ली। इस प्रकार वह अपनी उम्र के दूसरे लड़कों की तरह हो गया। वह शामों को अपने दोस्तों की महफिलों में जाता। उसने क्वैड्रिल और पोल्का नाच सीख लिए थे और हर इतवार को वह शराब पिए हुए घर वापस आता। पर वोदका पीकर उसकी तबीयत हमेशा खराब हो जाती थी। सोमवार को सुबह जब वह उठता तो उसके सिर में दर्द रहता, दिल में जलन होती, चेहरा पीला और मुरझाया हुआ होता। कल रात खूब मजा रहा? माँ ने एक बार उससे पूछा। बहुत बुरा हाल है, उसने मुंह लटकाकर झुंझलाहट के साथ कहा। इससे अच्छा मैं मछलियां पकड़ने जाऊंगा या फिर बंदूक खरीद लूंगा और शिकार खेलने जाया करूंगा। वह काम बड़ी मेहनत से करता था, कभी कामचोरी नहीं करता था और न कभी उस पर जुर्माना ही हुआ था। वह बहुत कम बोलता था और उसकी माँ की आंखों की तरह बड़ी बड़ी नीली आंखों में एक असंतोष भरा था। उसने न तो बंदूक ही खरीदी और न वह मछलियों के शिकार को ही गया, पर शीघ्र ही इतना अवश्य स्पष्ट हो गया कि वह उस रास्ते से अलग जा रहा था जिस पर दूसरे सभी लोग चलते थे। उसने महफिलों में जाना कम कर दिया था। इतवार को वह गायब जरूर हो जाता, पर हमेशा शराब पिए बिना घर लौटता। माँ की पैनी दृष्टि को यह भापते देर न लगी कि उसके बेटे का सांवला चेहरा और भी दुबला होता जा रहा है। उसकी आंखों में ज़्यादा गंभीरता आ गई है और वह अपने होठ हमेशा कसकर बंद किए रहता है। वह जरूर मन ही मन किसी बात पर कुढ़ता होगा या शायद कोई बीमारी उसके शरीर को घुलाए दे रही है। पहले उसके दोस्त अक्सर
उससे मिलने आते थे, पर अब उन्होंने आना छोड़ दिया था क्योंकि वह कभी घर पर होता ही नहीं था। माँ को इस बात की खुशी थी कि उसका बेटा कारखाने के दूसरे नौजवानों की तरह नहीं था, पर जिंदगी के उस अंधेरे रास्ते से हटकर जिस पर सब लोग चलते थे, अपना अलग रास्ता निकालने के लिए बेटे को कितना कठिन प्रयास करना पड़ रहा था, इस बात से उसे अपने हृदय में एक अस्पष्ट सा भय भी अनुभव होता। तुम्हारा जी तो अच्छा है पावेल, वह कभी कभी उससे पूछती। बिल्कुल, वह उत्तर देता। तुम कितने दुबले हो गए हो, वह आह भर कर कहती। वह घर किताबें लाने गया, वह उन्हें चोरी चोरी पढ़ता और पढ़ने के बाद हमेशा छिपा देता। कभी कभी वह किताब का कोई टुकड़ा नकल करता और उस कागज को भी छिपा देता। माँ बेटा बहुत कम एक साथ बैठते और बातचीत तो शायद कभी नहीं होती। सुबह वह चुपचाप चाय पीकर काम पर चला जाता और दोपहर को खाने के लिए लौटता। खाने की मेज पर मामूली सी दो चार बातें होती और खाना खाकर वह फिर शाम तक के लिए गायब हो जाता। शाम को हाथ मुंह धोकर वह खाना खाता और किताब लेकर बैठ जाता। इतवार के दिन वह सवेरे ही घर से निकल जाता और रात को देर से लौटता। माँ जानती थी कि वह शहर जाता है और कभी कभी नाटक भी देखता है, पर शहर से कभी कोई उससे मिलने नहीं आता था। माँ को लगता था कि वह दिन ब दिन कम बोलने लगा है, पर साथ ही उसने यह भी अनुभव किया कि वह ऐसे नए शब्दों का प्रयोग करने लगा है जिन्हें वह समझ नहीं पाती थी, और पहले के भद्दे और लठमार शब्द उसकी जबान से उतर गए थे। पावेल के आचरण में कई छोटी छोटी ऐसी नई बातें थीं जिनकी ओर उसका ध्यान आकर्षित हुआ। उसने भड़कीले कपड़े पहनना छोड़ दिया था और अपने शरीर तथा कपड़ों की सफाई की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगा था। उसकी चाल ढाल में पहले की अपेक्षा एक उन्मुक्तता आ गई थी। उसका व्यवहार ज़्यादा सीधा साधा हो गया था और उसका अक्खड़पन भी कम हो गया था। इन परिवर्तनों की वजह से, जिनका कोई कारण उसकी समझ में नहीं आता था, माँ चिंतित रहती। उसके प्रति भी पावेल का बर्ताव बदल गया था। कभी कभी वह फर्श बुहारता, इतवार को हमेशा अपना बिस्तर ठीक करता और काम में हर तरह से अपनी माँ का हाथ बटाने का प्रयत्न करता। बस्ती में कोई और यह सब नहीं करता था। एक दिन उसने एक तस्वीर लाकर दीवार पर टांग दी। तस्वीर में 3 आदमी सड़क पर तन्मय होकर बातें करते चले जा रहे थे। ईसा मसीह पुनर्जीवित होकर एम्माउस जा रहे हैं, पावेल ने माँ को समझाते हुए कहा। तस्वीर देखकर माँ प्रसन्न हुई, पर उसने सोचा, अगर ईसा मसीह से इसे इतना ही लगाव है तो यह कभी गिरजे क्यों नहीं जाता। पावेल के बड़े दोस्त द्वारा बनाए गए खूबसूरत से शेल्फ में किताबों की संख्या बढ़ती जा रही थी। कमरा प्यारा दिखने लगा था। पावेल आमतौर पर अपनी माँ को माँ कहकर ही पुकारता था, पर कभी कभी अचानक ही वह ज़्यादा प्यार के साथ उसे संबोधित करता। अम्मा, मेरे बारे में चिंता न करना, आज रात मैं जरा देर से लौटूंगा। माँ को यह बात अच्छी लगी। उसके इन शब्दों में उसे दृढ़ता और गंभीरता का आभास हुआ, पर उसकी आशंकाएं बढ़ती गईं। यद्यपि इन आशंकाओं का अभी कोई स्पष्ट कारण नहीं था, फिर भी किसी असाधारण चीज के पूर्वाभास से उसके हृदय पर बोझ बढ़ता गया। कभी कभी उसे अपने बेटे पर भी खीज आती और वह सोचती, वह दूसरों जैसा क्यों नहीं है। यह बिल्कुल साधु संत हो गया है, इतना गंभीर रहता है। इस उम्र में यह ठीक नहीं है। फिर कभी वह सोचती, शायद किसी लड़की के चक्कर में पड़ गया है, मगर
लड़की के चक्कर में तो पैसों की ज़रूरत होती है और वह लगभग अपनी सारी तनख्वाह लाकर उसे दे देता था। समय बीतता गया और इस प्रकार 2 वर्ष निकल गए। अस्पष्ट विचारों और बढ़ती हुई आशंकाओं से पूर्ण विचित्र शांत जीवन के 2 वर्ष। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे मैक्सिम गोर्की के लिखे गए उपन्यास माँ के भाग 3 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। मित्रों, अब लीजिए सुनिए रूसी लेखक मैक्सिम गोर्की के लिखे गए उपन्यास माँ के भाग 4 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। एक रात खाना खाने के बाद पावेल ने खिड़की पर पर्दा डाला, दीवार पर टीन का लैंप टांगा और कोने में बैठकर पढ़ने लगा। माँ बर्तन धोकर रसोई से निकली और धीरे धीरे उसके पास गई। पावेल ने सिर उठाकर प्रश्नसूचक दृष्टि से माँ की ओर देखा। कुछ नहीं पावेल, मैं तो ऐसे ही आ गई थी, वह झटपट बोली और जल्दी से फिर रसोई में चली गई। घबराहट के कारण उसकी भौहें फड़क रही थी, पर थोड़ी देर तक अपने विचारों से संघर्ष करने के बाद वह हाथ धोकर फिर पावेल के पास गई। मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुम हर वक्त यह क्या पढ़ते रहते हो? उसने धीरे से पूछा। पावेल ने किताब बंद कर दी। अम्मा बैठ जाओ। माँ जल्दी से सीधी तनकर बैठ गई। वह कोई बहुत ही महत्वपूर्ण बात सुनने को तैयार थी। पावेल माँ की तरफ देखे बिना बहुत धीमे और न जाने क्यों कठोर स्वर में बोला, मैं गैर कानूनी किताबें पढ़ता हूँ। ये गैर कानूनी इसलिए हैं क्योंकि इनमें मजदूरों के बारे में सच्ची बातें लिखी हैं। ये चोरी से छापी जाती हैं और अगर मेरे पास पकड़ी गईं तो मुझे जेल में बंद कर दिया जाएगा। जेल में इसलिए क्योंकि मैं सच्चाई मालूम करना चाहता हूँ, समझी? सहसा माँ को घुटन महसूस होने लगी। बहुत गौर से उसने अपने बेटे को देखा और उसे वह पराया सा लगा। उसकी आवाज़ भी पहले जैसी नहीं थी। अब वह ज़्यादा गहरी, ज़्यादा गंभीर थी। उसमें ज़्यादा गूंज थी। वह अपनी बारीक मूँछों के नरम बालों को ऐंठने लगा और आंखें झुकाकर अजीब ढंग से कोने की तरफ ताकने लगा। माँ उसके बारे में चिंतित हो उठी और उसे उस पर भी तरस आ रहा था। पावेल, किस लिए तुम ऐसा करते हो? माँ ने पूछा। उसने सिर उठाकर माँ की तरफ देखा। क्योंकि मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ, उसने बड़े शांत भाव से उत्तर दिया। उसका स्वर कोमल मगर दृढ़ था और उसकी आंखों में एक चमक थी। माँ ने समझ लिया कि उसके बेटे ने जन्म भर के लिए अपने आप को किसी गुप्त और भयानक काम के लिए अर्पित कर दिया है। वह परिस्थितियों को अनिवार्य मानकर स्वीकार कर लेने और किसी आपत्ति के बिना सब कुछ सह लेने की आदी हो चुकी थी। इसलिए वह धीरे धीरे सिसकने लगी। पीड़ा और व्यथा के बोझ से उसका हृदय इतनी बुरी तरह दबा हुआ था कि वह कुछ भी कह न पाई। रो नहीं माँ, पावेल ने कोमल और प्यार भरे स्वर में कहा, और माँ को ऐसा लगा मानो वह उसे विदा ले रहा है। जरा सोचो तो, कैसा जीवन है हम लोगों का। तुम 40 बरस की हुई, कुछ भी सुख देखा है तुमने अपने जीवन में? पिता हमेशा तुम्हें मारते थे। अब मैं इस बात को समझने लगा हूँ कि वह अपने तमाम दुख दर्दों, अपने जीवन के सभी कटु अनुभवों का बदला तुमसे लेते थे। कोई चीज़ लगातार उनके सीने पर बोझ की तरह रखी रहती थी, पर वह नहीं जानते थे कि वह चीज़ क्या थी। 30 बरस तक उन्होंने यहाँ खून पसीना एक किया। जब वह यहाँ काम करने लगे थे तब इस फैक्ट्री की सिर्फ 2 इमारतें थीं और अब 7 हैं। माँ बड़ी उत्सुकता के साथ किंतु धड़कते दिल से उसकी बातें सुन रही थी। उसके बेटे की आंखों में बड़ी प्यारी चमक थी। मेज की कगार से अपना सीना सटाकर वह आगे झुका
और माँ के आंसुओं से भीगे हुए चेहरे के पास होकर उसने उस सच्चाई के बारे में पहला भाषण दिया जिसका उसे अभी ज्ञान हुआ था। अपनी युवावस्था के पूरे जोश के साथ, उस विद्यार्थी के पूरे उत्साह के साथ जो अपने ज्ञान पर गर्व करता है, उसमें पूरी आस्था रखता है, वह उन चीज़ों की चर्चा कर रहा था जो उसके दिमाग में साफ थी। वह अपनी माँ को समझाने के उद्देश्य से इतना नहीं जितना अपने आप को परखने के लिए बोल रहा था। बीच में शब्दों के अभाव के कारण वह रुका और उस व्यथित चेहरे की ओर उसका ध्यान गया जिस पर आंसुओं से धुंधलाई हुई दयालु आंखें धीमे धीमे चमक रही थी। वे भय और विस्मय के साथ उसे घूर रही थी। उसे अपनी माँ पर तरस आया। वह फिर से बोलने लगा, मगर अब माँ और उसके जीवन के बारे में तुम्हें कौन सा सुख मिला है? उसने पूछा, कौन सी मधुर स्मृतियां हैं तुम्हारे जीवन में? माँ ने सुना और बड़ी वेदना से अपना सिर हिला दिया। उसे एक विचित्र सी नई अनुभूति हो रही थी जिसमें हर्ष भी था और व्यथा भी, जो उसके टिसते हृदय को सहला रही थी। अपने जीवन के बारे में ऐसी बातें उसने पहली बार सुनी थी और इन शब्दों ने एक बार फिर वही अस्पष्ट विचार जागृत कर दिए थे जिन्हें वह बहुत समय पहले भूल चुकी थी। इन बातों ने जीवन के प्रति असंतोष की मरती हुई भावना में दोबारा जान डाल दी थी। उसकी युवावस्था के भूले हुए विचारों तथा भावनाओं को फिर सजीव कर दिया था। अपनी युवावस्था में उसने अपनी सहेलियों के साथ जीवन के बारे में बातें की थी। उसने हर चीज़ के बारे में विस्तार के साथ बातें की थी, पर उसकी सब सहेलियां और वह खुद भी केवल दुखों का रोना रोकर ही रह जाती थी। कभी किसी ने यह स्पष्ट नहीं किया था कि उनके जीवन की कठिनाइयों का कारण क्या है, परंतु अब उसका बेटा उसके सामने बैठा था और उसकी आंखें, उसका चेहरा और उसके शब्द जो भी व्यक्त कर रहे थे, वह सभी कुछ माँ के हृदय को छू रहा था। उसका हृदय अपने इस बेटे के लिए गर्व से भर उठा जो अपनी माँ के जीवन को इतनी अच्छी तरह समझता था, जो उसके दुख दर्द का जिक्र कर रहा था, उस पर तरस खा रहा था। माँओं पर कौन तरस खाता है? वह इस बात को जानती थी। उसका बेटा औरतों के जीवन के बारे में जो कुछ कह रहा था एक चिर परिचित कटु सत्य था और उसकी बातों ने उन मिश्रित भावनाओं को जन्म दिया जिनकी असाधारण कोमलता ने माँ के हृदय को द्रवित कर दिया। तो तुम करना क्या चाहते हो? माँ ने उसकी बात काट कर पूछा। पहले खुद पढ़ूंगा और फिर दूसरों को पढ़ाऊंगा। हम मजदूरों को पढ़ना चाहिए। हमें इस बात का पता लगाना चाहिए और इसे अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में इतनी मुश्किलें क्यों हैं। माँ को यह देखकर खुशी हुई कि उसके बेटे की हमेशा गंभीर और कठोर रहने वाली नीली आंखों में इस समय कोमलता और मृदुलता चमक रही थी। यद्यपि माँ के गालों की झुर्रियों में अभी तक आंसुओं की बूंदें काँप रही थीं, पर उसके होठों पर एक शांत मुस्कुराहट दौड़ गई। उसके हृदय में एक द्वंद्व मचा हुआ था। एक तरफ तो उसे अपने बेटे पर गर्व था कि वह जीवन की कटुताओं को इतनी अच्छी तरह समझता है, और दूसरी तरफ उसे इस बात की चेतना भी थी कि अभी वह बिल्कुल जवान है। वह जैसी बातें कर रहा है वैसी कोई दूसरा नहीं करता, और उसने केवल अपने बलबूते पर ही एक ऐसे जीवन के विरुद्ध संघर्ष करने का बीड़ा उठाया है जिसे बाकी सभी लोग, जिनमें वह खुद भी शामिल थी, अनिवार्य मानकर स्वीकार करते हैं। उसकी इच्छा हुई कि अपने बेटे से कहे, मगर मेरे लाल, तू अकेला क्या कर लेगा? पर वह ऐसा करने से झिझक गई, क्योंकि मुग्ध होकर वह बेटे को जी भर देख लेना चाहती थी। उस बेटे को जो सहसा ऐसे समझदार पर कुछ कुछ अजनबी व्यक्ति के रूप में
उसके सामने प्रकट हुआ था। पावेल ने अपनी माँ के होठों पर मुस्कुराहट, उसके चेहरे पर चिंतन का भाव, उसकी आंखों में प्यार देखा और उसे ऐसा लगा कि वह माँ को अपने सत्य का भान कराने में सफल हो गया है। अपनी वाणी की शक्ति में योचित गर्व ने उसका आत्मविश्वास बढ़ा दिया। वह बड़े जोश से बोल रहा था। कभी मुस्कुराता, कभी उसकी त्योरियां चढ़ जाती और कभी उसका स्वर घृणा से भर उठता। उसके शब्दों में गुजती कठोरता को सुनकर माँ को डर लगने लगता और वह सिर झुलाते हुए धीरे से पूछती, पावेल, क्या ऐसा ही है? और वह दृढ़तापूर्वक उत्तर देता, हाँ। और वह उन लोगों के बारे में बताता जो जनता की भलाई के लिए उसमें सच्चाई के बीज बोते थे तथा इसी कारण जीवन के शत्रु हिंसक पशुओं की तरह उनके पीछे पड़ जाते थे, उन्हें जेलों में ठूस देते थे, निर्वासित कर देते थे। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ। उसने बड़े जोश के साथ कहा, ये धरती के सच्चे लाल हैं। ऐसे लोगों के विचार से ही वह कांप गई और एक बार फिर उसकी इच्छा अपने बेटे से पूछने की हुई कि क्या ऐसा ही है, पर उसे साहस नहीं हुआ। दम साधकर वह उससे उन लोगों के बारे में किस्से सुनती रही जिनकी बातें तो वह नहीं समझती थी, पर जिन्होंने उसके बेटे को इतनी खतरनाक बातें कहना और सोचना सिखा दिया था। आखिरकार उसने अपने बेटे से कहा, सवेरा होने को आया, अब तुम थोड़ी देर सो लो। हाँ, अभी, उसने कहा और फिर उसकी तरफ झुककर बोला, मेरी बातें समझ गई ना? हाँ, उसने आह भरकर उत्तर दिया। एक बार फिर आंसुओं की धारा बह चली और सहसा वह जोर से कह उठी, तबाह हो जाओगे तुम। पावेल उठा, उसने कमरे का चक्कर लगाया और फिर बोला, अच्छा, तो अब तुम जान गई कि मैं क्या करता हूँ और कहाँ जाता हूँ। पावेल ने कहा, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है और अम्मा, अगर तुम मुझे प्यार करती हो तो तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरी राह में बाधा न बनना। ओह मेरे लाल, माँ ने रोते हुए कहा, शायद शायद अगर तुम मुझसे न बताते तो अच्छा होता। पावेल ने माँ का हाथ अपने हाथों में लेकर दबाया। उसने जितने प्यार के साथ अम्मा कहा था और जिस नए तथा विचित्र ढंग से उसने आज पहली बार उसका हाथ दबाया था, उससे माँ का हृदय भर आया। मैं बाधा नहीं बनूंगी, उसने भाव विवल होकर कहा, मगर अपने को बचाए रखना, बचाए रखना। वह नहीं जानती थी कि उसे किस चीज से अपने को बचाना चाहिए, इसलिए उसने दुखी होते हुए इतना जोड़ दिया, तुम दिन ब दिन दुबले होते जा रहे हो। वह अपने बेटे के लंबे चौड़े बलिष्ठ शरीर पर एक प्यार भरी नजर दौड़ाते हुए जल्दी जल्दी और धीमी आवाज में बोली, तुम जो ठीक समझो करो, मैं तुम्हारी राह में बाधा नहीं बनूंगी। बस इतनी ही प्रार्थना करती हूँ, इस बात का ध्यान रखना कि किससे बात कर रहे हो। तुम्हें लोगों के मामले में सतर्क रहना चाहिए। लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं, वे लालची हैं, एक दूसरे से जलते हैं, जानबूझकर दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। जैसे ही तुम उन्हें उनकी वास्तविकता बतलाओगे, भला बुरा कहोगे, वे जल भुन जाएंगे और तुम्हें मिटा देंगे। पावेल दरवाजे पर खड़ा हुआ उसके वे व्यथा भरे शब्द सुनता रहा और जब वह अपनी बात खत्म कर चुकी तो मुस्कुराकर बोला, तुम ठीक कहती हो, लोग बुरे हैं, लेकिन जैसे ही मुझे यह मालूम हुआ कि इस दुनिया में सच्चाई नाम की भी एक चीज है, तो लोग भले मालूम होने लगे। वह फिर मुस्कुराया और कहता गया, कारण मैं नहीं जानता, पर बचपन में मैं सबसे डरता था। ज्यों ज्यों बड़ा होता गया सबसे नफरत करने लगा, कुछ से उनकी निजता के लिए और कुछ से बस यूं ही। लेकिन अब हर चीज बदली हुई मालूम होती है।
शायद मुझे लोगों पर तरस आता है, समझ नहीं पाता। पर जब मुझे इस बात का आभास हुआ कि अपनी पशुता के लिए हमेशा खुद लोग ही दोषी नहीं होते, तो मेरा हृदय कोमल हो उठा। वह बोलते बोलते रुक गया, मानो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन रहा हो। और फिर उसने बड़े शांत स्वर में विचारशीलता से कहा, ऐसा होता है सच्चाई का असर। हे भगवान, खतरनाक परिवर्तन हो गया है तुम में। माँ ने कनखियों से उसे देखते हुए आह भरकर कहा। जब वह सो गया तो माँ अपने बिस्तर से उठकर दबे पांव उसके पास गई। पावेल सीधा लेटा हुआ था और सफ़ेद तकिए की पृष्ठभूमि पर उसके सांवले चेहरे की गंभीर तथा कठोर रूपरेखा स्पष्ट उभरी हुई थी। नंगे पैर और रात की पोशाक पहने हुए माँ सीने पर दोनों हाथ रखे उसके पास खड़ी थी। मुख होठ हिल रहे थे और उसके गालों पर आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें ढलक रही थीं। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे रूसी लेखक मैक्सिम गोर्की के लिखे गए उपन्यास माँ के भाग 4 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। मित्रों, इस विश्व प्रसिद्ध उपन्यास के आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ और अगले भाग को सुनना न भूलिए। धन्यवाद। नमस्कार।